नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए देवेश ठाकुर। आज है टीडीएस की कक्षा का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 में अभी तक हमने क्या क्या सीखा था। पार्ट फर्स्ट में हमने जो सीखा था, हमने 4 सवालों के जवाब ढूंढे थे। व्हाट इज़ टीडीएस, हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, व्हाई देयर इज़ अ नीड टू डिडक्ट टीडीएस एंड हु शुड डिडक्ट टीडीएस, कैसे काटना है। ये सारी बातें हमने भाग 1 में देखी थी। आप ऊपर आई आइकन पे देख रहे होंगे, लिंक आपको पार्ट फर्स्ट का दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट। और पार्ट सेकंड में हमने देखा था कि कितने टाइप्स की हमारी टीडीएस रिटर्न्स हैं, उनकी पेमेंट्स कैसे करते हैं, रिटर्न कब फाइल करते हैं, ड्यू डेट्स, और उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट्स कैसे इशू करते हैं, कौन से टीडीएस सर्टिफिकेट्स कौन सी रिटर्न्स के साथ ज्वाइन हैं। ये सारी बातें हमने भाग 2 में देखी थी। आज है भाग 3 टीडीएस की कक्षा का, जिसमें आज हम सीखेंगे टीडीएस की कक्षा भाग 3 को। आज हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम एग्जाम्पल के थ्रू बाकी के सारे कंसेप्ट लिंक करेंगे और उनको समझेंगे डिटेल में। कंसेप्ट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट्स हैं हमारे सेक्शन 201 असेसी इन डिफ़ॉल्ट। हम कब मानते हैं कि असेसी इन डिफ़ॉल्ट बन गया है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 234E लेट फीस फॉर फाइलिंग दी टीडीएस रिटर्न, वो कितनी है और कैसे कैलकुलेट करनी है, इलिस्ट्रेशंस के साथ समझेंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 2011A। ये हमारा बताता है कि इंटरेस्ट हमारे को कितना लगेगा, कब से लगेगा और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, और जो कि डिटेल्ड इलिस्ट्रेशन है जिसमें हम इंटरेस्ट और लेट फीस इसकी डिटेल में डिस्कशन करके एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में कि इंटरेस्ट और फीस आपने लेवी कैसे करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें पेनल्टी की, फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि बिगनिंग में लगती हैं। जब एक असेसी इन डिफ़ॉल्ट बनता है, अपनी रिटर्न्स टाइमली नहीं फाइल करता है, पेमेंट नहीं करता है, तब उसके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस की बात आती है। उसके बाद का स्टेप है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या कहता है, कितनी उसको सज़ा मिल सकती है, ये सारी बातें हम करेंगे। और एट द एंड क्या वो बिज़नेस एक्सपेंस हमारा अलाउ हो जाएगा जिसके ऊपर हमने डिडक्शन नहीं करी। ये सारी बातें हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब हम सीधा हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 को बेस लिया है। यहाँ पे हुआ क्या है, मिस्टर वर्मा है हमारे एक असेसी जिन्होंने कोई सर्विसेज अवेल करी हैं फ्रॉम दी चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने एक सीए की सर्विसेज को अवेल किया है और उस सीए ने इनवॉइस इशू करके दिया है ऑन 25 अप्रैल 2024। ये अप्रैल के मंथ का इनवॉइस है ऑफ ₹36,940, 36,940 रुपये का इनवॉइस इशू करके दिया सीए ने टू मिस्टर वर्मा, जो कि अंडर सेक्शन 194J में उनको 10% टीडीएस डिडक्ट करना था और मिस्टर वर्मा भूल गए टीडीएस डिडक्ट करना। भूलने के केस में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा सेक्शन 201 क्या कहता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। हम उस असेसी को एज अ डिफ़ॉल्टी कब कंसिडर करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, असेसी इन डिफ़ॉल्ट, उसको वो पर्सन यानी एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर उसको डिडक्ट करना चाहिए था। ही वॉज सपोज टू डिडक्ट द रिक्वायर्ड टैक्स अमाउंट, और उसको रिक्वायर्ड था कि वो डिडक्टेड अमाउंट को पे करते। अब उसने ये दोनों ही काम नहीं किए। जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, डिडक्शन भी नहीं हुई और उसकी पेमेंट भी नहीं हुई। पहली बात अगर हम लें कि असेसी इन डिफ़ॉल्ट में पहला सिनेरियो क्या बन सकता है कि नॉन डिडक्शन होल और पार्ट, यानी अगर 100 रुपये का टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, उसने पूरे 100 रुपये ही डिडक्ट नहीं करे, या फिर 100 में से 70 रुपीज़ उसने डिडक्ट करे, 30 नहीं करे। ऐसे भी केसेस हैं
हो सकता है कि उसने किसी और सेक्शन में कम रेट का टीडीएस अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये एक केस बन सकता है, अगर नॉन डिडक्शन है, या तो पूरा ही डिडक्ट नहीं करा या फिर कुछ पार्ट किया है कुछ नहीं करा, उसको हम कहते हैं शॉर्ट डिडक्शन। ये पहला केस बनता है जहाँ पे हम एक असेसी को एज एन असेसी इन डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा केस है हमारा नॉन पेमेंट का। उसने डिडक्ट तो कर लिया 100 रुपये, उसने जो डिडक्टी है उसकी पेमेंट जब वो कर रहा था डिडक्शन कर ली उसने 100 रुपये की, बट उसको पे नहीं करा टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो पूरा ही 100 रुपये उसने नहीं पे करा, या फिर जो हमने डिडक्ट किया था 70 रुपये वो पे करा, बाकी का 30 जो करना चाहिए था और वो नहीं पे किया। देन है थर्ड सिनेरियो जहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है पेबल अंडर सेक्शन 192(1)(a), जहाँ पे हम मॉनिटरी परक्विजिट के ऊपर टैक्स पे करते हैं। एज एन एम्प्लॉयड जब वो पे करता है तो वहाँ पर अगर उसने पेमेंट नहीं करी तब वो माना जा सकता है असेसी इन डिफ़ॉल्ट। अब असेसी इन डिफ़ॉल्ट को हम डीम्ड असेसी इन डिफ़ॉल्ट कब नहीं मान सकते? सपोज़ किसी असेसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, बट देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसकी फुलफिल होने पर हमारे को उस असेसी को एज एन डिफ़ॉल्टर हम कंसिडर नहीं करते। वो कौन से केसेस हैं? पहला है कि डिडक्टी ने या फिर पेई ने फर्निश करी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), जिसमें उसने अपनी इनकम में इंक्लूड करा है सच सम, जो सम उसने पेमेंट करी है उसने उस इनकम को इंक्लूड कर लिया और उस सम के ऊपर उसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया। यानी पेई ने, पेयर ने नहीं, जिसने काटना था उसकी बात नहीं हो रही, जिसका कटना था टीडीएस उसकी बात हो रही है। यहाँ पे उस पेई ने अगर सपोज़ कि टीडीएस डिडक्ट होना था हमारे एग्जांपल में चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम उस इनकम को कंसीडर कर लिया और टैक्स पे कर दिया टू द गवर्नमेंट, तो इस केस में मिस्टर वर्मा जो हमारे डिडक्टर हैं उनको असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब असेसी इन डिफ़ॉल्ट का जो ऑर्डर इशू होता है उसकी टाइम लिमिट क्या है? जब भी असेसी इन डिफ़ॉल्ट आप कंसीडर करते हैं तो एक टाइम पीरियड, प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है हमारा, जहाँ पे जब नोटिस इशू किए जा सकते हैं और वहाँ पे इंटरेस्ट पेनल्टी फीस की बात करी जाती है। 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड और क्रेडिट इज गिवन। जिस साल आपने पेमेंट करी या फिर क्रेडिट दिया उस साल के ख़त्म होने से 7 साल तक। सेकेंड सिनेरियो 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। किस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से 2 साल का टाइम पीरियड है? इन विच करेक्शन स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड अंडर सेक्शन 200। जिस साल आपने करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करी वहाँ से उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से 2 साल तक का टाइम पीरियड है कि आपको ऑर्डर इश्यू हो सकता है। अब ये ऑर्डर जो है विच एवर इज लेटर, इस कंडीशन में है विच एवर इज लेटर, जो इवेंट बाद में अकर होगा उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। ये बात हो गई कि अब अगर मिस्टर वर्मा ने डिडक्शन नहीं करी है तो उनको क्या असेसी इन डिफ़ॉल्ट कंसीडर किया जाएगा? अब आगे चलते हैं। ये हो गया सेक्शन 201 क्या कहता है। अब मिस्टर वर्मा ने जो फॉरगॉट कर गए थे, अब उन्होंने डेट ऑफ डिडक्शन, इसी एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करें तो अब डेट ऑफ डिडक्शन मिस्टर वर्मा ने करी है ऑन 31 दिसंबर 2024। मिस्टर वर्मा ने जब सीए की प्रोफेशनल फ़ीस के ऊपर डिडक्शन की बात समझी या फिर उनके नॉन में आई तब उन्होंने डिडक्शन की बात करी। अब उन्होंने डिडक्शन कब करी? ऑन 31 दिसंबर 2024। उसी फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल के मंथ में इनवॉइस इशू किया गया था। डेट ऑफ डिडक्शन हुई हमारी 31 दिसंबर 2024। अब इस इनवॉइस की पेमेंट करी गई थी सपोज़ कि 6 मई 2024 की इस इनवॉइस की पेमेंट हुई थी। अब क्या होता है कि जब भी हम डिडक्शन करते हैं, हमने भाग 1 में सीखा था कि कंडीशन फॉर द डिडक्शन ऑफ टीडीएस, यहाँ पे 2 सिनेरियो चलते हैं जनरली। पहला क्या है कि क्रेडिट
आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट किस डेट पे किया, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ या फिर जिस दिन पेमेंट करी। इन दोनों इवेंट्स में से जो सा भी इवेंट पहले अकर करता है हम उसी डेट के ऊपर डिडक्शन करना चाहिए। अब हमारे इस केस में जो क्रेडिट किया था यानी सीए का अकाउंट, जब हमारी बुक्स में मिस्टर वर्मा की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सीए का अकाउंट जब हमने क्रेडिट किया तो वो डेट थी इनवॉइस डेट यानी 25 अप्रैल 2024, जिसकी पेमेंट हमने करी थी 6 मई 2024। अब इस दोनों इवेंट में से विच एवर अकर्स फर्स्ट, अब इन दोनों में से कौन सा हुआ 25 अप्रैल 2024। इसके हिसाब से अब हमारे को टीडीएस डिडक्ट कब करना चाहिए था, ऑन 25 अप्रैल। अब हमने डिडक्शन नहीं करी, अब हम चले गए लेट डिडक्शन पे। लेट डिडक्शन के केस में अब हम सबसे पहले बात करते हैं लेट फीस की। यहाँ पे हमारे कंटेंट में हमने ये फर्स्ट कंसीडर कर लिया है सेक्शन 201 जो कि हमारा असेसी इन डिफ़ॉल्ट की बात करता है। अब हम हमारे पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं जो कि है सेक्शन 234E लेट फीस। लेट फीस हम कब फाइल करते हैं, जब हमारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दी टीडीएस रिटर्न क्रॉस हो जाती है। सेक्शन 234E हमारा क्या बताता है, फीस फॉर डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग दी टीडीएस रिटर्न। आपने अपनी टीडीएस रिटर्न, सपोज करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर की अगर कोई टीडीएस रिटर्न है अप्रैल, मई और जून की, हमने हमारे भाग 2 में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करी थी कि क्वार्टरली की ड्यू डेट्स क्या होती हैं। जब भी आप अपना सपोज करते हैं कि फॉर्म नंबर 26 क्यों आप फाइल कर रहे हैं और उसके फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट आती है 31 जुलाई, 31 जुलाई की आपको रिटर्न फाइल करनी थी बट आपने नहीं करी। आपने 10 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, जैसे भी आपने फाइल करी, जब भी फाइल करी उस पीरियड के लिए, ड्यू डेट के बाद से पीरियड के लिए जो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है फॉर द रिटर्न फाइलिंग, नॉट फॉर द टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस के लिए अलग कैलकुलेशन है, वो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये लेट फीस है हमारी क्योंकि हमने रिटर्न फाइल नहीं करी। इंटरेस्ट और फीस ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में टैक्स डिपॉजिट नहीं करा पाते बाय द ड्यू डेट, और लेट फीस हमारे पे इसलिए चार्ज हो रही है क्योंकि टैक्स तो डिपॉजिट हो गया बट हमने रिटर्न टाइमली नहीं डिपॉजिट करी, इसलिए 234E का इंटरेस्ट लग जाता है। अब सबसे पहले बात करें फेल्स टू फाइल द रिटर्न विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। अभी हमने जैसे बात करी थी, सपोज Q1 है, क्वार्टर फर्स्ट फॉर द एनी फाइनेंशियल ईयर, जिसकी फॉर्म नंबर 26Q है। अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो आप एकदम से बता सकते हैं कि इसकी ड्यू डेट क्या है। फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट है एंड ऑफ द क्वार्टर से 1 महीने का टाइम पीरियड है, फुल 1 मंथ, यानी 31 जुलाई फाइनेंशियल ईयर अगर हम 24-25 ले रहे हैं तो 24 हो गया। 1 अप्रैल 24 से 30 जून का अगर हम पीरियड कंसीडर करें तो फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट आ जाएगी हमारी 31 जुलाई 2024। अब यहाँ पर वो कर गए फेल टू फाइल द टीडीएस रिटर्न। अब फीस कितनी लगती है, 200 पर डे टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज, सब्जेक्ट टू, यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल। जितना टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था उतने तक की ही हमारी लेट फीस लग सकती है अंडर सेक्शन 234E। जो 200 रुपये हम चार्ज करेंगे, सपोज हमारा टैक्स बनता था 50,000 रुपीज़ और उसके ऊपर लेट फीस कैलकुलेट होगी 65,000, तो अब वो 65,000 की जो लेट फीस है वो कट के आ जाएगी 50,000 तक। हमारे ऊपर इतनी भी हार्डशिप नहीं है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फीस का अमाउंट है वो हमारे टैक्स अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, वो मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 10 अमाउंट हो जाता है। तो उस केस में एक रिलैक्सेशन दी गई है कि जो फीस का अमाउंट है वो हमारा अप टू द मैक्सिमम जितना टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था उस अमाउंट तक लिमिट कर दिया गया है। अब मेन बात, पे बिफोर फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न। जब भी आप अपनी लेट फीस कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, जिस दिन कर रहे हैं उस दिन से पहले तक की फ़ीस आपकी पेड हो, नहीं तो वो फिर से 1 दिन का आपको लेट फीस लग जाएगा, जो कि हम अभी एग्जाम्पल में समझेंगे। फाइनली आपको जो क्रक्स लेना है यहाँ से,
लेट फीस जितनी कैलकुलेट करनी है वो रिटर्न फाइलिंग से पहले डिपॉजिट करानी है आपने। अब इसी लेट फीस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जहाँ पे हमारी लेट फीस चार्ज की जा सकती है जब हम लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं। Q1 का हमने एग्जांपल लिया है। सपोज टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख रुपीज़ थी जिसके ऊपर हमें 5% TDS डिडक्ट करना था, 50,000 रुपये हो गया। अब ड्यू डेट है हमारी फर्स्ट क्वार्टर की 31 जुलाई 2024। अब यहाँ पे इस असेसी ने किया क्या, अपनी TDS रिटर्न फाइल करी ऑन 16 अगस्त 2024। 31 जुलाई तक TDS रिटर्न फाइल करनी थी। अब उसने फाइल करी ऑन 16 अगस्त, यानी कितने दिन का डिले हो गया, 16 डेज़ का। ये 16 डेज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे, 16 इंटू 200 डेट कम्स आउट टू 3200। 16 डेज़ की अब फीस कैलकुलेट होगी 3200। अब इसके ऊपर अपर कैप दिया गया है कि ये फीस हमारी इस अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकती इन एनी केस, यानी 50,000 तक ही हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, यानी 50,000 तक ही हमारी लेट फीस लग सकती है इन एनी केस। अगर हमारा डिले कितने भी दिनों का है, मैक्सिमम अप टू द टैक्स डिडक्टेबल, कितना टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था, 50,000 रुपये हमारे इस एग्जांपल में। अब ये 3200 हमारा 50,000 से कम है तो हमारी इतनी की ही फीस लगेगी। अभी ये एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी है लेट फीस आपकी कैसे लगेगी। अभी जब हम डिटेल एग्जांपल में आएंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या और सिनेरियोज हो सकते हैं, कब हमारी एक्सीड हो जाएगी, हम उसका भी एक एग्जांपल लेंगे जहाँ पे हमारा TDS अमाउंट को वो एक्सीड कर जाता है फीस। तो इन दैट केस अप टू द TDS अमाउंट हमारी लेट फीस ही लगेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में, जहाँ पे हमने अभी तक हमने क्या देख लिया कि असेसी इन डिफ़ॉल्ट सेक्शन 201, उसके बाद हमने बात करी सेक्शन 234E जो कि हमारा लेट फीस की बात करता है। अब लेट फीस के बाद हम चलते हैं सीधे हमारे इंटरेस्ट पे। सेक्शन 201(1)A हमारा इंटरेस्ट की बात करता है। अब इंटरेस्ट को सबसे पहले समझते हैं, फिर एक इलिस्ट्रेशन लेंगे और उसके बाद अपने डिटेल एग्जाम्पल पे चलेंगे। ये है फ्रेंड्स हमारा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201(1)A, सब सेक्शन 1A है हमारा। अब यहाँ पे दो तरीके का हमारे को इंटरेस्ट लगता है। सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो टैक्स वॉज डिडक्टेबल। यहाँ पे जो हम बात करेंगे सबसे पहले पार्ट में कि हमें डिडक्ट करना चाहिए था और हमने डिडक्ट नहीं करा, सबसे पहले उसको समझते हैं। इसके बाद 3 डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टैक्स वॉज डिडक्टेबल, यानी किस डेट पे आपको टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था। दूसरी डेट है डेट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड, यानी जिस दिन हमने टैक्स डिडक्ट किया। फिर है डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन हमने पेमेंट करी। अब ये 3 डेट्स फ्रेंड्स हमने याद रखनी है। अब हम जो एग्जांपल और इलिस्ट्रेशन समझेंगे यहाँ पे हमने ये 3 डेट्स को खास ध्यान रखना है। सबसे पहली डेट है हमारी डेट ऑफ डिडक्टेबल, यानी किस दिन हमने टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था। दूसरा है हमने किस दिन टैक्स डिडक्ट किया, और तीसरी है किस दिन हमने उस डिडक्टेड अमाउंट को पे किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिडक्टेबल किस दिन किया करना चाहिए था, डिडक्टेड किस दिन हमने डिडक्ट किया, और डेट ऑफ पेमेंट। इन 3 डेट्स को हम ध्यान रखेंगे और इसी के साथ साथ हम अपने एग्जाम्पल्स को समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें कि पेमेंट टू प्रोफेशनल CA फीस हमने करी है। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट था हमारा 12 अप्रैल 2024, जिसकी डेट ऑफ डिडक्शन है 31 दिसंबर 2024। हमने डिडक्ट करना चाहिए था ऑन 12 अप्रैल को, जो इवेंट हमारा पहले अकर हुआ था, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट हमने करी है 31 मार्च 2025। डेट ऑफ डिपॉजिट है इस केस में हमारी 31 मार्च 2025, यानी डिडक्ट करना चाहिए था हमें 12 अप्रैल को, जिसको हमने डिडक्ट किया ऑन 31 दिसंबर 2024। यहाँ पे 1% पर मंथ, फुल मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, हम उसको पूरा कंसिडर करेंगे। पार्ट ऑफ द मंथ को भी अप्रैल को करना चाहिए था, लेकिन अप्रैल में नहीं करा, हमने किया कब, दिसंबर में। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का हमारे पास ये हो गया डिले इन डिडक्शन।
तो हमारे को 1% के हिसाब से 9 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि डिडक्शन हो गई 31/12/2024 को। अब यहाँ पे इसको जो पे करना चाहिए था, अगर डिडक्शन उसने 31/12 को करी है और थर्ड क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसको कब तक टैक्स पे करना चाहिए था? 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ये हमने भाग 2 में सीखा था। अब 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ में उसको जब टैक्स पे करना चाहिए था, उसने तब भी पे नहीं करा। अब डिडक्ट कर लिया लेट, जिसके ऊपर हमारी इंटरेस्ट लग गया। डिडक्ट करने के बाद उसने पेमेंट भी लेट करी। डिडक्शन के बाद अब उसने पेमेंट भी लेट करी। लेट कब करी? उसने करी 31 मार्च को, यानी 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ लग गया, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब ये जो इंटरेस्ट लगेगा ये बात करता है हमारा इसी का पार्ट 2। यहाँ पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो 2 रेट्स हैं, 1% और 1.5%। 1% किस लिए है? डिडक्ट करना चाहिए था और हमने करा नहीं, और हमने कब किया एक्चुअल में, यानी कब करना चाहिए था से लेके कब किया एक्चुअल में डिडक्ट, उसके लिए हमारा 1% है। डिडक्ट कर लिया, अब उसको पे नहीं करा। डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल पेमेंट कब तक हुई है वो उसका 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब 3 महीने के ऊपर लग जाएगा 1.5% और 9 महीने के ऊपर लग जाएगा 1%। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं इसी इंटरेस्ट के ऊपर। पेमेंट टू प्रोफेशनल फीस हमने कर दी है। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट 12th ऑफ अप्रैल 2024। डेट ऑफ डिडक्शन है हमारी जो होनी चाहिए थी 12th ऑफ अप्रैल 2024। अब हमने क्या किया? टाइमली डिडक्ट कर लिया इस केस में, यानी 12 अप्रैल को ही डिडक्ट करना चाहिए था और इस केस में 12 अप्रैल को ही हमने डिडक्ट भी कर लिया। अब लेकिन पेमेंट हमने लेट कर दी। अब अगर अप्रैल में ही डिडक्ट कर लिया तो डिपॉजिट कब तक कराना था? बाय द 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, May 7th तक, ऑन और बिफोर द 7th। अब हमने वो पे नहीं करा, अब हमने पे कराया अगस्त में। डेट ऑफ डिडक्शन हमारी सेम हो गई, यानी कि जिस दिन डिडक्ट करना चाहिए था उसी दिन हमने टैक्स डिडक्ट करा। अब इसका जो टैक्स डिपॉजिट हमने करना था वो था बाय द 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। इसको हमने 7th ऑफ मई तक 2024 पे करना चाहिए था। अब पे नहीं करा तो हमारे को अप्रैल में तो डिडक्ट किया, डिपॉजिट कब कराना था? मई में, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 4 मंथ्स का हमारे को, 5 नहीं है, ये 4 मंथ्स का हमारे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1.5%। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 इनकम टैक्स एक्ट में हमारा एक और सेक्शन है जो कि इंटरेस्ट लेवी करता है फॉर द नॉन पेमेंट और लेस पेमेंट की। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम फेल टू डिडक्ट और फेल टू पे हो गया है होल और पार्टली, 1% पर मंथ लगता है उस अमाउंट पे जितना हम डिडक्ट करना भूल गए या फिर जितना हम पे करना भूल गए। अगर सेक्शन 2011A में इस सेक्शन में ऑलरेडी इंटरेस्ट लग चुका है तो सेक्शन 220 अप्लाई नहीं होगा, वहाँ का इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर 2011A में लग गया है तो नो सेक्शन 220, दोनों में इंटरेस्ट नहीं लग सकता किसी असेसी को। अगर 201 में लग गया है तो 220 अप्लाई नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन एग्जाम्पल में, जहाँ पे मिस्टर वर्मा ने सर्विसेज अवेल करी हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। वहाँ पे उनको डिडक्ट करना चाहिए था बट उन्होंने डिडक्ट नहीं करा, लेट डिडक्ट करा। कब किया? ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2024। अपनी अप्रैल में डिडक्शन करना चाहिए था बट किया कब? दिसंबर में। अब इसी केस को हम डेट वाइज समझने की कोशिश करते हैं इस इवेंट को। अब सीरीज़ ऑफ इवेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इवेंट हमारा क्या हुआ इस केस में? 25 अप्रैल को इनवॉइस इशू किया गया। तो 25 अप्रैल 2024 को हमारे को इनवॉइस इशू किया गया। इस दिन हमने टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था। अब हमने टैक्स डिडक्ट कब करा? एक्चुअल में ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2024। कितना लेट डिडक्ट करा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 मंथ्स का हमारे को डिले है इन डिडक्टिंग द TDS। अब इस 9 मंथ्स का जो डिले है उसके ऊपर लग जाएगा 1% का इंटरेस्ट।
अब इसके बाद अगर 31/12/2024 को डिडक्ट किया है तो इसकी एक्चुअल पेमेंट कब होनी चाहिए थी? पेमेंट की जो ड्यू डेट है डेट कम्स आउट टू 7th of January 2025, 7th of the फॉलोइंग मंथ ऑन और बिफोर द 7th of the फॉलोइंग मंथ हमारे को टैक्स डिपॉजिट करना चाहिए था, बट हमने अभी भी टैक्स डिपॉजिट नहीं करा। टैक्स हमने डिपॉजिट करा ऑन 31st of January 2025। 7 जनवरी की जगह हमने 31 जनवरी को पे करा। अब एक तो हो गया था लेट डिडक्ट का इंटरेस्ट, अब लेट पेमेंट का भी हो गया इंटरेस्ट, यानी 1 मंथ का एट द रेट ऑफ 1.5% ये भी लग गया और 9 मंथ्स का नॉन डिडक्शन का लग गया। अब इसकी रिटर्न की जो थर्ड क्वार्टर की ड्यू डेट है फॉर द रिटर्न फाइलिंग इज 31st of January 2025। हमारे केस में किसी और फाइनेंशियल ईयर में जब भी आप अपने थर्ड क्वार्टर के रिटर्न फाइल करते हैं तो नेक्स्ट मंथ के एंड डेट तक हमारे को टाइम पीरियड मिलता है। वो हमने हमारे भाग 2 में सीखा था। अब थर्ड क्वार्टर की जब वो दिसंबर की फाइल कर रहा है तो इसको रिटर्न कब तक फाइल करनी थी? 31st of January। अब उसने लेकिन रिटर्न फाइल करी कब? ये हुई हमारी पेमेंट डेट। रिटर्न की जो हमारी ड्यू डेट थी विच वॉज 31st of January 2025, बट एक्चुअल में हमने रिटर्न जो फाइल करी डेट इज ऑन सबसे पहले हम एक केस ले रहे हैं जहाँ पे हम फाइल कर रहे हैं ऑन 4th of February 2025। 4th of February 2025 को फाइल कर रहे हैं, यानी लेट डिडक्ट करा, वो पेमेंट भी लेट करी, उसके बाद रिटर्न फाइल करनी थी वो भी लेट कर दी। लेट डिडक्शन, लेट पेमेंट और लेट फीस, ये तीनों ही एक ही एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझते हैं उसकी कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा TDS रिटर्न की कैलकुलेशन का फॉर्मेट। जब भी आप देखते हैं, जब आप अपनी TDS रिटर्न फाइल करते हैं, यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा हमारा 194J प्रोफेशनल फीस का। नेम ऑफ द पार्टी में आ जाएगा CA देवेश ठाकुर। अमाउंट ऑफ पेमेंट, हमने कितनी पेमेंट करी थी? 36,940 का हमारा इनवॉइस था। देन है टोटल इनकम टैक्स डिडक्टेड, कितना होना चाहिए था? 36,940 का 10%, डेट इज 3694। अब हम इसको कर देंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ होके आ जाएगा हमारा जो टैक्स अमाउंट है उसमें हम 100 नियरेस्ट 100 पे करते हैं, उसके ऊपर के अमाउंट को इग्नोर कर देते हैं। अब बन गया 3600 हमारा राउंड ऑफ करने के बाद। अब बात करें हम इंटरेस्ट फॉर लेट डिडक्शन, 1% कितने महीने का था हमारा? 9 मंथ्स का डिले था। डेट ऑन विच अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, डेट ऑन विच अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, हमारा जो इनवॉइस इशूड था वो था 25th of April 2024, इस डेट का इनवॉइस था। डेट ऑफ डिडक्शन कब करी हमने हमारे इस एग्जांपल में? ऑन 31st of December 2024 को हमने डिडक्शन करी। लेट इन मंथ्स, कितने मंथ्स का डिले हुआ? 9 मंथ्स का। इंटरेस्ट अमाउंट, अब हम क्या करेंगे? 3600 इंटू 1% इंटू 9, दैट कम्स आउट टू 324 रुपीज़। अब लेट पेमेंट 1.5% वाली कैलकुलेशन, 1.5% वाली कैलकुलेशन में ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स वो कितनी थी हमारी? 7th of the फॉलोइंग मंथ, यानी 7th of January तक हमें पे करना चाहिए था। डेट ऑन विच टैक्स पेड टू दी क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कब पे किया हमने? 31st of January 2025। यहाँ पे भी 1 महीने का हमारा इंटरेस्ट लग गया। अब इस 1 महीने का इंटरेस्ट हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। 3600 इंटू 1.5% इंटू 1, दैट कम्स आउट टू 54 रुपीज़, यानी 324 प्लस 54, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लेट फीस की। लेट फीस हमारे इस फर्स्ट एग्जांपल में जब हम फाइल कर रहे हैं ऑन 4th of February,
कब फाइल करनी चाहिए थी हमारे को? 31 जनवरी तक। कब करी हमने? 4 फरवरी को, यानी 4 दिन का डिले। 4 डेज़ का जो हमने डिले किया उसमें 4 इंटू 200, 800 रुपीज़ की हमारे को फ़ीस लग जाएगी। अब रिटर्न अगर हम 4 फरवरी को फाइल कर रहे हैं तो 4 फरवरी तक का इंटरेस्ट लग गया, वो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले तक पे करना है। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि ड्यू डेट जो की थी 31 जनवरी, अब हमने पे कब किया, मतलब रिटर्न कब हमने फाइल करी? ऑन 24 ऑफ फरवरी। 4th की जगह 24 को कर दी। उससे डिफरेंस क्या हुआ? हमारे को 24 डेज़ का डिले जो हुआ इंटू 200 रुपीज़, 4800, यहाँ पे अमाउंट बन गया फीस का। टैक्स कितना था हमारा? टैक्स हमने कैलकुलेट किया था अभी 3600। टैक्स कितना था हमारा? टैक्स अभी हमने कैलकुलेट किया था 3600 था ये हमारा टैक्स अमाउंट। 3600 हमारा जो टैक्स अमाउंट था। अब हमारा सेक्शन क्या कहता था? मैक्सिमम जो हम फीस चार्ज कर सकते हैं डेट इज़ अप टू द अमाउंट डिडक्टेबल। 3600 रुपये का जो टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था उससे ज़्यादा की लेट फीस हम चार्ज नहीं कर सकते, यानी अब ये 4800 बन जाएगा 3600। अब इंटरेस्ट अमाउंट हमने ये पे करना है। फर्स्ट सिनेरियो में जब हम 4 ऑफ फरवरी को रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमारी लेट फीस है 800 रुपीज़ की, और जब हम 24 ऑफ फरवरी 2025 को रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ 4800 हमारे को लेट फीस लगेगी 3600। इस तरीके से हमारे को हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेट फीस कैलकुलेट करना है। इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, सजेशन या फीडबैक है, फील फ्री टू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब फ्रेंड्स सीधा चलते हैं पेनल्टी पे। इंटरेस्ट हो गया, लेट फीस हो गई, अब पेनल्टी में सबसे पहले पेनल्टी आती है हमारी सेक्शन 221 सबसेक्शन 1। ये क्या कहती है? फेलियर टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और डिमांड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। अगर किसी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में आप अपना टैक्स नहीं पे करते, इंटरेस्ट नहीं पे करते, या फिर डिमांड रेज हुई थी उसको भी आपने पे नहीं करा, तो मैक्सिमम जो आपको पेनल्टी लग सकती है डेट इज़ अमाउंट ऑफ टैक्स इन अरियर्स। जितना टैक्स अमाउंट इशू में है या फिर इंटरेस्ट है, डिमांड है, उतने तक की मैक्सिमम पेनल्टी आपको लग सकती है। उसके आगे बात करें सेक्शन 271 कैपिटल सी, ये कहता है कि फेल टू डिडक्ट होल और पार्ट, तो मिनिमम टैक्स नॉट डिडक्टेड। मिनिमम जो हमारे को पेनल्टी लगेगी डेट इज टैक्स नॉट डिडक्टेड, कितना हमने टैक्स डिडक्ट नहीं करा। फेल टू पे होल और पार्ट, मिनिमम कितनी पेनल्टी लग सकती है? टैक्स नॉट पेड। यानी 271 कैपिटल सी हमें ये बताता है कि कितना कम डिडक्ट किया या फिर कितना टैक्स कम पे किया, उतनी मिनिमम लगेगी। मैक्सिमम अमाउंट नहीं बताता वो आपको, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट बताता है। अब बात करें सेक्शन 271H की, वो बात करता है फेल टू फाइल TDS रिटर्न। आपने TDS रिटर्न फाइल नहीं करी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड तो पेनल्टी भी लगती है। पेनल्टी कितनी है? मिनिमम 10,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको पेनल्टी लगेगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट आपको लगेगा क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट और फीस आपकी रिटर्न ही सबमिट नहीं होगी। सेकंड, नो पेनल्टी इफ़ रीजनेबल कॉज इज़ देयर। यहाँ पे इन लोगों को अथॉरिटी दी गई है कि वो आपके ऊपर पेनल्टी लेवी कर सके। असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर, ये सारे आपको अंडर द रिस्पेक्टिव सेक्शन आपको पेनल्टी लेवी कर सकते हैं। बट अगर गुड और सफिशिएंट कॉज है आपके पास, रीजंस टू बिलीव हैं, गुड रीजंस टू बिलीव हैं, तो आपकी पेनल्टी वेव ऑफ हो सकती है। सेक्शन 272 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 ये बताता है फेल टू इशू TDS सर्टिफिकेट्स। पहले क्या था? डिडक्ट नहीं करा, पे नहीं करा, रिटर्न फाइल नहीं करी, TDS सर्टिफिकेट्स भी अगर आपने टाइमली इशू नहीं करे तो तब भी पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी कितनी लग सकती है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ये बढ़ा दी गई है 200 रुपये से, अब हो गई है 500 पर डे, मैक्सिमम अप टू टैक्स डिडक्टेबल।
जितना टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था उतने तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो अगर आप TDS के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ड्यू डेट्स का खास ध्यान रखें, कंप्लाइंसेस पूरा करें, क्योंकि ये सारे खर्चे आपके अलाउेबल एक्सपेंस नहीं हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सारे खर्चे ऐड बैक हो जाएंगे आपकी इनकम में। तो हमारे को इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कंप्लायंस सिर्फ एक पार्ट पे नहीं करना। TDS का कंप्लायंस हमारा इनकम टैक्स को भी इफ़ेक्ट करता है, हमारे P&L अकाउंट को भी इफ़ेक्ट करेगा, और लेट फीस का जो आपका लेजर बनता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बैड इफ़ेक्ट छोड़ता है कि कंपनी टाइमली पेमेंट नहीं करती है। जब भी आप अपना लोन लेने जाते हैं कहीं बैंकिंग इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे ये बातें खास ध्यान दी जाती हैं कि क्या उसके P&L अकाउंट में ऐसे नाम का कोई लेजर है कि लेट पेमेंट ऑफ GST अमाउंट, लेट पेमेंट ऑफ TDS, यानी GST TDS आप लेट पे करते हैं, टाइमली आप टैक्सेस नहीं पे करते, उससे आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट करती है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या बात कर ली? सबसे पहले सेक्शन 201 रिवाइज करते हैं, असेसी इन डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा 234E जो कि लेट फीस की बात कर रहा है। लेट फीस कब? जब रिटर्न की ड्यू डेट एक्सीड कर गई। उसके बाद इंटरेस्ट की हमने बात करी 201(1)A में, जो कि 1% और 1.5%। 1% कब है? कब डिडक्ट करना चाहिए था से लेके कब डिडक्ट किया। 1.5% कब है? कब एक्चुअली डिडक्ट कर लिया से लेके कब हमने एक्चुअली उसको पे किया। ये हो गया। उसके बाद हमने देखा पेनल्टी प्रोविजंस मैंडेटरी नहीं है, वो वेव ऑफ हो सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन कोई रीजनेबल कॉज अवेलेबल है। गुड और सफिशिएंट कॉज है तो आपकी पेनल्टी भी वेव ऑफ हो सकती है। अब लास्ट है हमारा प्रोसिक्यूशन एंड बिजनेस एक्सपेंस। प्रोसिक्यूशन की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट हमारा क्या कहता है? 276B, इफ अ पर्सन फेल्स टू, अगर वो पर्सन फेल हो गया किस लिए? टू पे टू द क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स डिडक्टेड, जितना उसने TDS डिडक्ट किया है बाय हिम एज रिक्वायर्ड बाय और अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B। आपको जितना डिडक्ट करना चाहिए था, सपोज 100 रुपीज़ करना चाहिए था, आपने उसको पे नहीं करा टू द गवर्नमेंट, और पे टैक्स और इंश्योर द पेमेंट ऑफ टैक्स टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द सेक्शंस। ये सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पे नहीं करा देन ही शैल बी पनिशेबल विद रिगोरियस पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 months, यानी मिनिमम 3 months की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड विद फाइन। ये पीरियड 7 years तक एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस। 3 months से लेके 7 months तक की इम्प्रिजनमेंट एंड विद फाइन, ये दोनों चीज़ें लग सकती हैं अंडर द प्रोसिक्यूशन। तो आप अपना TDS कंप्लायंस टाइमली करें और पूरा करें। अब हम बात करें एक्सपेंस की। आपने जब TDS डिडक्ट करा तो उस खर्चे को अपने P&L अकाउंट में क्लेम कर लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जब आपने सर्विसेज अवेल करी तो आपने TDS डिडक्ट करना चाहिए था। अब अगर आपको करना चाहिए था लेकिन आपने करा नहीं, आपने डिडक्ट कर लिया बट अपनी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक उस टैक्स को डिपॉजिट नहीं कराया, तब आपका वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। जितना भी आपका एक्सपेंस आपने P&L अकाउंट में बुक किया है वो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। ये कहता है कि अगर पेमेंट हो रही है टू दी नॉन रेजिडेंट तो आपका 100% ऑफ द एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, और अगर वही पेमेंट आप कर रहे हैं टू दी रेजिडेंट पेई तो आपका 30% ऑफ द सम पेबल डिसअलाउ हो जाता है। अब फ्रेंड्स, हमने हमारे ये सारे कंटेंट जो आज की वीडियो के पार्ट थे ये सब हमने कवर कर लिए हैं। ये था फ्रेंड्स हमारा भाग 3 का कंटेंट। इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, सजेशन या फीडबैक है, फील फ्री टू कमेंट इन अवर कमेंट सेक्शन। और ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और आप और क्या देखना चाहते हैं इन वीडियोस में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।